और शांत इसलिए भी हो जाइए कि हम कई बार इस बात का जिक्र किया है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, और जब भी फिलोसफर शब्द की चर्चा होती है अरस्तु और प्लेटो, तो महान शख्सियत सामने आते हैं। तो जितने भी फिलोसफर हुए हैं वो अंततः इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मानव के मस्तिष्क को कुछ भी समझना है तो शांति और गंभीरता बरतना बहुत जरूरी है। हल्ला करके मनोरंजन किया जाता है कि ना है। मान लीजिए आप ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, पूरा हल्ला हो रहा है, अब फिर हल्ला कर रहे हैं। तो आज की क्लास थोड़ा लेट हो गया है, और लेट क्यों हुआ है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। मतलब हम रेडी थे, कोचिंग से ही परमिशन नहीं मिल रही थी क्लास में आने की। तो क्यों नहीं मिल रही थी आप रोशन सर आएंगे बताएंगे। और केमिस्ट्री की सबसे बड़े चैप्टर की अब शुरुआत होगी, और पूरा केमिस्ट्री एक तरफ और ये अंत का 3 चैप्टर एक तरफ है। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो इसी 3 चैप्टर से पूछे गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। वैसे हम शुरुआत से इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ से भी एक भी प्रश्न आ रहा है वो चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आ रहा है, क्योंकि आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट 10-15 नंबर से नहीं रुका होगा कभी। इतनी तैयारी करने के उपरांत की हम बात करें, आप लोगों के रिजल्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ही मायने रखता है, और वो 1 और 2 क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों वो गुजरे जमानों का बात हुआ, क्योंकि हमारा टारगेट 100 में 99 नहीं, 100 का है, 100 में 100 का है। हम विद्यार्थियों को ये भी कहते हैं कि आप ने सेट लगाया, सेट में 100 प्रश्न थे और आपने 82 बना लिए, फिर भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी दुख होने की जरूरत है कि 18 क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर है। तो तैयारी कंप्लीट तो उसी दिन आपकी होगी जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके जेब में होगा, उसी दिन कंप्लीट होनी जाएगी। और जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता हमें तैयारी करनी, तैयारी कितनी करनी है, 100 में 100 की करनी है। निश्चित तौर पर 100 में 100 की तैयारी करना अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन ये संभव कार्य है। और ये किस प्रकार संभव होगा? कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक ही तरीका है जिससे संभव होगा, और वो है आपकी सेल्फ स्टडी। आप क्लास के बाद घर पर संपूर्ण समय दीजिए पढ़ने को, और आपके जीएस को हमने बहुत आसान करने का प्रयास किया है, और इसकी काफी सराहना भी आप लोग किए हैं कि क्वेश्चन का जिस तरह से हमने कलेक्शन किया है, उन सारे प्रश्नों को रटकर आराम से आप किसी भी परीक्षा के जीएस के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम दोनों की बात नहीं करें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो टीचिंग एग्जाम निकाल चुके हैं, आजकल जो टीचर बनता है उसको ना टीचर बोलिएगा कहिए ना हम टीचर नहीं, हम बीपीएससी टीचर हैं। सही में मिले हैं, हमें कोई स्टूडेंट मिला, मिले आया कि सर टीचर बने, बात तो हम भी बोले बहुत बहुत बधाई टीचर बनने की। सर टीचर नहीं, बीपीएससी टीचर। खैर अच्छी बात है, तो बीपीएससी टीचर बने कोई मतलब क्या, उस एग्जाम का भी पता हो रहा है यही पढ़ाई से, यही पढ़ाई से। तो आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी हो रही है। तो आइए आज केमिस्ट्री की नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। काफी बड़ा चैप्टर, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर, और चैप्टर का नाम है दोस्तों मेटल, यानी धातु। मेटल यानी धातु। ये बात तो जानते हैं कि प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या हुआ? अरे शुरुआत में क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये शुरुआत करें। फर्स्ट बेंच के लड़कों को बोलिए लड़कियों की सीट पर नहीं बैठे, शायद वो लोग अपने आप को लड़की समझते हैं इसलिए बैठ जाता है। पहले भी आप मना कर चुके हैं। अच्छा, जो एक मिनट, जो भी लिख के दिए हैं वो तो उठा भी सकते थे, ठीक है। अरे जल्दी अब जाओ, बैठ गए थोड़ा देखिए करके। अब कहिए आप लोगों के लिए सीट सुरक्षित कर दे, सीट सुरक्षित कर दिए, फिर भी आप लोग सीट पर कब्जा नहीं जमा पाए। कहिए दरोगा बनिएगा, कैसे पब्लिक संभालिएगा? नहीं, लड़कियों में एक बड़ी समस्या होती है, ज्यादा बोलेगा नहीं भाई, जहाँ भी हक अधिकार की बात है वहाँ बोले क्या दिक्कत है। कुछ दिन पहले ऐसे कोई आया कि सर लड़का तंग करता सीढ़ी पर उतरने से, लेकिन हमसे कंप्लेन कर दिया तो उसी समय धकेल देते, गिर जाता क्या। जब तक एक्शन नहीं, ये सही बात है, ठीक है। और इससे लड़कों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये बहुत है कि बहुत मतलब ऐसा होता है जिसका मतलब माइंड मस्तिष्क में है कि लड़कियों का सम्मान नहीं करना है, उसको बुरी नजर से देखना है, वो जेनेटिक में आ जाता है। और ऐसे लड़कों का मन मस्तिष्क को ठीक आप भी लोग कर सकते हैं विरोध करके। अरे कम से कम नहीं कुछ तो हल्ला तो कर सकते हैं, हल्ले करिए खूब, 10 आदमी जमा होगा उसके बाद क्या होगा उसके साथ बनाना है कि नहीं। खैर अब आते हैं, अब जहाँ भी बैठे बैठिए, आगे से ध्यान रखेंगे। और हमारे जो भी संस्थान के लड़के हैं बड़े मासूम से लड़के हैं, ठीक है। और ये बात करने में गुरेज नहीं है हमें कि जितना महिलाओं का या फिर लड़कियों की सम्मान की बात होती है, ज्ञान बिंदु का लड़का लोग सम्मान करने में सबसे आगे है।
हम किसी भी कोचिंग की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे संस्थान है जहां लड़कों को तो छोड़िए, शिक्षक खुद महिलाओं के सम्मान की मर्यादा नहीं रखते हैं। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार करते हैं जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचते हैं। ठीक है, टीचर की बात करें, विद्यार्थी छोड़िए, लेकिन आप लोग बड़े मासूम हैं, आइए पढ़ते हैं। तो पढ़ना है किसके बारे में? मेटल के बारे में, धातु के बारे में। मेटल यानी धातु। दोस्तों अब तक हम ये समझ चुके हैं कि पृथ्वी की जो ये विशाल प्रकृति है, पृथ्वी की जो ये विशाल प्रकृति है, इस विशाल प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। और तत्व, यौगिक और मिश्रण में मूल पदार्थ तत्व है, क्योंकि यौगिक और मिश्रण का निर्माण तो तत्व के द्वारा ही होता है। इसीलिए तत्व, यौगिक, मिश्रण में जो मूल पदार्थ है, फंडामेंटल मैटर है, वो तत्व है। बाकी के पदार्थ तत्वों से ही बने हुए हैं। और हम पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़े तो पीरियोडिक टेबल में हम ये जान चुके कि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और इस 118 तत्वों को गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, धातु और अधातु। यानी धातु भी तत्व है, अधातु भी तत्व है, मेटल भी एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है। तो ज्ञात तत्वों को गुणों के आधार पर धातु और अधातु में बांटा जाता है। अर्थात धातु क्या है तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि धातु तत्व है, और तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं जिनसे अन्य सारे पदार्थों का निर्माण हुआ है। और तत्व का बंटवारा धातु और अधातु में जो हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल में भी आप देख चुके हैं। मेंडलीव का तो नहीं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को धातु और अधातु में बांट दिया गया है टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा। हालांकि जितने भी तत्व हैं उसमें 80% तत्व क्या है? धातु ही है। यानी अधिकांश तत्व धातु ही है। अधातुओं की संख्या तो मात्र 22 है, अधातुओं की संख्या तो मात्र 22 है, बाकी सब के सब क्या है? धातु है। तो ज्ञात तत्वों को गुणों के आधार पर धातु और अधातु में बांटा गया है, लेकिन ज्ञात तत्वों में अधिकांश तत्व 80% से ज्यादा तत्व धातु ही है, अधातुओं की संख्या मात्र 22 है। अब ये जो धातु है दोस्तों, ये बड़े महत्व का तत्व है। और वर्तमान समय में, वर्तमान की जो ये दुनिया है, इस दुनिया को कहते हैं धातुओं की दुनिया। वर्तमान समय में धातुओं का महत्व इतना अधिक हमारे जीवन में हो चुका है कि धातु के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपके घर में बर्तन जिसमें आप खाना बनाते हैं, वो बर्तन किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। आप जो बैटरी वाले रिक्शा पर चलते हैं, बैटरी वाले गाड़ी पर चलते हैं, वो बैटरी लिथियम आयन से बने होते हैं। लिथियम क्या है दोस्तों? धातु है। धातुओं में सबसे ज्यादा उपयोग लोहा का हो रहा है, और लोहा की उपयोगिता इतनी है दोस्तों कि उन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ कहा जाता है। लोहे के बगैर हम एक अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। धातु ना हो तो हम घर घर बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं, और घर घर बिजली तो पहुंचा नहीं ही सकते हैं, और बिजली अगर पहुंच भी गई तो घर में इधर से उधर हम बिजली को कर नहीं सकते हैं धातु के बगैर। तो वर्तमान में मानव का जीवन काफी हद तक धातुओं पर निर्भर है। धातु के बगैर वर्तमान मानव जीवन की कल्पना संभव ही नहीं हो सकती है। हर तरह से धातुओं का इस्तेमाल, उपयोगिता इतनी बढ़ चुकी है कि अब मानव उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। घर घर विद्युत पहुंच रहे हैं, किसके बदौलत? आप मोबाइल चला रहे हैं, किसके बदौलत? आप बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वो बेंच किससे बना है? बताइए, क्या धातु के बिना क्या लगता है जीवन जीना संभव है? संभव नहीं है। यही नहीं, धातु एक देश के शक्ति प्रदर्शन का भी आधार बना हुआ है। वर्तमान समय में किसी भी देश के पास सोना धातु का बड़ा खदान मिल जाए, अचानक वह देश विश्व पटल पर आकर मशहूर हो जाता है। सोना धातु की महत्ता इतनी अधिक है कि उससे अर्थव्यवस्थाएं परिभाषित होती रहती है। लंबे समय तक सोना धातु करेंसी के रूप में चलते रहे। सोना धातु हो, चांदी धातु हो, लोहा हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, इसकी महत्ता मानव के जीवन में इस तरह से रच बस गया है कि इसके बिना मानव जीवन की, वर्तमान मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन ये धातु क्या है? ये धातु तत्व है। तत्व को गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अब ये जो 2 भागों में बांटा गया है, ये गुणों के आधार पर बांटा गया है, गुणों के आधार पर बांटा गया। इसलिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि धातु तत्व में कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं। धातु तत्व में कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि गुणों के आधार पर ही तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमें गुणों को ही जानना पड़ेगा कि तत्व में आखिर कौन कौन से गुण होगा कि वो धातु होगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम गुणों की चर्चा कर लेते हैं। और गुण की चर्चा यानी कैरेक्टर की चर्चा भी 2 तरीके से करना पड़ेगा। एक होते हैं भौतिक गुण, और दूसरा होते हैं रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि गुणों का अध्ययन जो करेंगे, धातु के गुणों का जो अध्ययन करेंगे, वो भी 2 तरह से। हम धातु के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे और धातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। भौतिक गुणों के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि धातु होता क्या, उसका घनत्व कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, दिखते कैसे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जबकि रासायनिक गुणों का तात्पर्य यह होता है कि वे भिन्न भिन्न पदार्थों से अभिक्रिया कैसे करेंगे। अगर हम धातु के इस गुणों का चर्चा करने लगे कि धातु भिन्न भिन्न पदार्थों से किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, तो मतलब हम धातु के किस गुणों की चर्चा करें? रासायनिक गुणों की चर्चा करें। भौतिक गुणों के अंतर्गत आयतन, घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब बातों की चर्चा होती है। जबकि रासायनिक गुणों के अंतर्गत चर्चा होती है कि वो अभिक्रिया किस प्रकार से करेंगे, वो अभिक्रिया किस प्रकार से करेंगे। तो हमें धातु के गुणों को भी 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ना पड़ेगा। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातु के भौतिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं। धातु के भौतिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे धातु के रासायनिक गुणों। सबसे पहला जो गुण है कि जो धातु होते हैं,
जो मेटल होते हैं, मेटल का जो धातु का जो परमाणु होता है, उस परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होता है। धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 या 2 या 3 होता है। यानी अगर आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में आप ये देख रहे हैं कि तत्व के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित तौर पर वे तत्व क्या होंगे? धातु होंगे। धातु के परमाणुओं के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम धातु है लेकिन सिलिकॉन धातु नहीं है। एल्युमिनियम धातु है, सिलिकॉन धातु नहीं है। आराम से पता कर सकते हैं एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो अब देख लीजिए एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3, यानी एल्युमिनियम क्या है? लेकिन सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन धातु नहीं है और जो धातु नहीं है वो निश्चित तौर पर अधातु ही है। ठीक उसी तरह सोडियम धातु है, सोडियम धातु है और सोडियम धातु आप देख लीजिए इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन धातु नहीं है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या है दोस्तों? धातु है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? लेकिन नाइट्रोजन जो है वो धातु नहीं है, किसको अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो धातु तत्व के जो परमाणु होते हैं, मेटल का जो एटॉम होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है अथवा 2 होती है अथवा 3 होती है। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी 3 से अधिक नहीं हो सकता है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है वो धातु है, जिन तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है वो भी धातु है और 3 है वो भी धातु है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 वाला धातु और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी 8 से अधिक नहीं हो सकती। समझ गए पहला गुण? धातुओं के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 या 3 होती है। 1 या 2 या 3 होती है, लेकिन यहाँ पर 2 अपवाद है। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, लेकिन फिर भी ये धातु नहीं, अधातु है। ये धातु नहीं। क्लियर हो गया? पहला गुण याद हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद निश्चित तौर पर यह पता चलना जाएगा कि कौन धातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। असंयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चल गया तो धातु का पता चल ही जाएगा, क्योंकि धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होती है। अपवाद कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। इनमें हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, हीलियम में 2 है, लेकिन फिर भी यह धातु ना होकर क्या है? अधातु। आइए दूसरे गुणों पर आइए। धातु के परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होती है, उस इलेक्ट्रॉन को जो धातु तत्व होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। 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 बस समझे? धातु में किस तरह का गुण है? रासायनिक अभिक्रिया में जब भी धातु भाग चलेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो कौन आयन बनेगा? इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन बनेगा? धन आयन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? धन आयन बनेगा। धन आयन बनेगा। धन आयन बनेगा। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन का निर्माण करते हैं। धातु कभी भी ऋण आयन का निर्माण नहीं करते हैं। धातु कभी भी ऋण आयन का निर्माण नहीं करते हैं। धातु हमेशा धन आयन का निर्माण करते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और धातु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं? तो जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है उन सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। सोडियम अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और 2 भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग मैग्नीशियम नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। एल्युमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, 2 का भी त्याग कर सकता है, 3 का भी त्याग कर सकता है, लेकिन 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है दोस्तों। तो जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। किस दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है? तो आप ये जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण का सिलसिला रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। और धातु में कई सारे गुण हैं। लेकिन उन कई सारे गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण अगर धातु का कोई है तो यही है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जो धन आयन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? समझ गए? अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग होगा? 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? बात को समझे कि नहीं समझे? पहला गुण ये देखे थे कि धातु के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होती है, 3 से अधिक नहीं होती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन अपवाद एक है, हाइड्रोजन जो अधातु होकर भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन का निर्माण कर सकता है। अपवाद हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण कर सकता है। तो एक अधातु भी है जिसमें क्षमता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। हालांकि हाइड्रोजन में यह भी क्षमता है कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बना ले? ऋण आयन बना ले। तो हाइड्रोजन में ये दोनों क्षमता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़े थे हाइड्रोजन को अवारा तत्व की संज्ञा दिए थे। देख लीजिए वही काम हाइड्रोजन कर रहा है। यही कारण है कि इसका स्थान विवादित है। बेचारा त्याग भी देता है, ग्रहण भी कर लेता है। तो एकमात्र अधातु कौन है जो धातु के तरह धन आयन बना सकते हैं? हाइड्रोजन है। एकमात्र अधातु कौन है जो धातु के तरह धन आयन बना सकते हैं? क्लियर हो गया? तीसरे गुण पर आइए।
धातु के तीसरे गुण पर। धातु का तीसरा गुण है मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। आपने कभी कोयला पर हथौड़ा मारते हुए देखे हैं? अगर कोयला पर हथौड़े से प्रहार किया जाए, कोयला क्या हो जाता है? चूर चूर नहीं, चकनाचूर हो जाता है कि नहीं? जब कोयले पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है, कोयला चकनाचूर हो जाता है। लेकिन लोहे पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो लोहा चकनाचूर नहीं होता है। कुछ तो बात होगी दोनों में कि कोयला पर हथौड़ा मारने से कोयला चकनाचूर हो गया और लोहे पर हथौड़ा मारने से लोहा चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि लोहा फैलने लगता है। दोस्तों, इसका क्या कारण? इसका एकमात्र कारण है कि कोयला जो है वो कार्बन से बना है और कार्बन अधातु है, जबकि लोहा धातु। धातु की विशेषता यह है कि धातु के सतह पर जब हथौड़े से चोट मारा जाता है तो धातु चादर की तरफ फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। अधातुओं के सतह पर जब हथौड़े से चोट मारा जाता है तो वो चकनाचूर नहीं होते हैं, बल्कि वे फैलने लगते हैं, फैलने लगते हैं, फैलने लगते हैं। हथौड़े से चोट मारने पर पतले परत के रूप में बदल जाने की जो प्रवृत्ति है, इसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण केवल धातु में है, अधातु में नहीं है। आघात वर्धनीयता का गुण केवल धातु में, अधातु में नहीं है। दोस्तों, धातु के सतह पर हथौड़े से चोट मारने पर धातु के सतह फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें है? सोना में। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता धातु कौन है? सोना। और सोना के बाद दूसरा नंबर किसका है? चांदी। सोना में आघात वर्धनीयता इतनी अधिक है, सोने में आघात वर्धनीयता इतनी अधिक है कि सोना को पीट पीट करके कागज से भी ज्यादा पतला किया जा सकता है। सोने की आघात वर्धनीयता इतनी अधिक है कि सोने को पीट पीट कर कागज से भी ज्यादा पतला किया जा सकता है। सोने के बाद सर्वाधिक आघात वर्धनीयता वाला धातु कौन है? चांदी। और अत्यधिक आघात वर्धनीयता का गुण होने के कारण इन दोनों धातु का व्यापक इस्तेमाल आभूषण बनाने में किए जाते हैं। सोने से बहुत ज्यादा आभूषण तैयार किए जाते हैं। क्यों? आघात वर्धनीयता के गुण के कारण। अब देखेंगे 1 ग्राम सोना से बड़े बड़े झुमके बना दिए जाते हैं। किस गुण के कारण? आघात वर्धनीयता के कारण। इतने ज्यादा फैलने का गुण है, इतने ज्यादा फैलने का गुण है कि फिर उतना ज्यादा किसी में नहीं है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण है, लेकिन सभी धातुओं में एक समान रूप से आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। कुछ धातु में ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण होता है, कुछ में कम। और कुछ ऐसे भी धातु है जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण होना संभव ही नहीं है, जैसे मरकरी। मरकरी ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। सीसा में भी आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। तो आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाए जाते हैं, लेकिन सभी धातु एक समान रूप से आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, जबकि मरकरी और सीसा जैसे धातु आघात वर्धनीय नहीं है। दोस्तों, क्लियर हो गया? तो धातु के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होती है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाने के गुण रखते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात धातु को पीट पीट कर चादर की तरह परिवर्तित किया जा सकता है, चादर की तरह परिवर्तित किया जा सकता है। चौथे गुणों पर आइए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की गति किसमें अधिक है? जो पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण सबसे अधिक होगा। चौथे गुणों पर आइए। चौथा गुण है डक्टिलिटी, तन्यता। तन्यता। रोशन कुमार बोला बिस्मथ। बिल्कुल, बिस्मथ में भी आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है, बिस्मथ में भी आघात वर्धनीयता का गुण। अगला गुण है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। मान लीजिए दोस्तों, ये धातु है, ये कोई धातु, और हम इस तरफ से भी बल लगाएं और इस तरफ से भी बल लगाएं, तो दोनों तरफ से बल लगाने पर क्या लगता है? ये बीच से टूट जाएगा कि नमर जाएगा? नमर जाएगा जी। इसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। पीट पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, वो है आघात वर्धनीयता। और खींच खींच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, ये गुण है तन्यता। तो जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं, जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अर्थात उन्हें खींचकर तारों के शक्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। और फिर सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है? सॉरी, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है? और दूसरा नंबर चांदी का। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है? सोना। और सोना के बाद सबसे ज्यादा तन्य धातु चांदी। और सोना की तन्यता का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगाइए, एनसीईआरटी का फैक्ट, कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अंदाज लगाइए, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। इतनी ज्यादा तन्यता का गुण है सोना में। दोस्तों, अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु है सोना और चांदी। आघात वर्धनीयता भी सबसे ज्यादा और तन्यता भी सबसे ज्यादा, और इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किए जाते हैं। सोना और चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में केवल आघात वर्धनीयता के गुण होने के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि आघात वर्धनीयता के साथ साथ तन्यता के गुण होने के कारण भी किया जाता है। तन्यता के गुण होने के कारण भी किया जाता है। तो सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु। बस समझ गए? और हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। उसके बाद हमें
ये याद रखना पड़ेगा कि धातु आघात वर्धनीय और तन्य तो होते हैं, धातु आघात वर्धनीय और तन्य तो होते हैं, परंतु उसकी आघात वर्धनीयता और तन्यता एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। क्लियर? 1 केजी सोना में 1 किलोमीटर नहीं दोस्त, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर। 1 केजी सोना से तो पटना को घेर देंगे चारों तरफ से, इतनी ज्यादा तन्यता का गुण है सोना और चांदी में। 5वें गुणों पर आइए। धातु जो है, जो धातु है वो कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं? उष्मा के भी सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु उष्मा के भी सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी धातुओं से होकर उष्मा गर्म उष्मा का भी प्रवाह हो सकता है और विद्युत का भी प्रवाह। धातु उष्मा का सुचालक है, इसीलिए धातु से बर्तन बनाए जाते हैं। धातु उष्मा धातु विद्युत का सुचालक है, इसीलिए धातु से तार बनाए जाते हैं। तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु नहीं होते। अब एक सवाल यहां पर यह भी है कि अगर धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तो क्यों होते हैं, इसका क्या कारण? धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं तो क्यों होते हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण है दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो धातु होते हैं दोस्तों, जो धातु होते हैं उसके अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे नहीं होते हैं। जब परमाणु में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अंतिम कक्षा के 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे नहीं होते हैं। फलस्वरूप ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो किसको लेकर जाते हैं? या फिर, और यही कारण है कि धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और जैसे ही परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ऋण आवेश का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और वो नाभिक से बहुत तेज आकर्षण के जुट जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्षा में ज्यादा हो जाती है तो परमाणु के नाभिक और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत बढ़ जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। बात समझिए क्या? समझिए। तो अधातु उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं क्योंकि अधातु के पास बंधित इलेक्ट्रॉन होता है। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु उष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि धातु के पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जबकि अधातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है? अभाव है। अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है? अभाव है। और अगर उष्मा और विद्युत के सुचालकता का क्रम देखेगा तो सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद नोट में थोड़ा मिस्टेक है, पारा के बारे में बता दिया गया है कि वो उष्मा का कम चालक है ना? थोड़ा नोट दीजिए, हम सुधार करवा देते हैं। ऑनलाइन वाले दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का बात है। और 5 नंबर का जो दूसरा पॉइंट है कि लेड तथा मरकरी उष्मा का सबसे कम चालक है, ये गलत है। लेड के बाद मरकरी को काट दीजिए। मरकरी उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, इसीलिए मरकरी को थर्मामीटर में भरा जाता है। तो यह सुचालकता का क्रम, सबसे ज्यादा उष्मा या विद्युत का सुचालक कौन है? चांदी। चांदी के बाद किसका नंबर? कॉपर के बाद सोना के बाद एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन, टंगस्टन के बाद पारा के बाद लोहा के बाद। औकात नहीं, परीक्षा का पूछ देगा, ठीक है ना? इतना तक याद रखिए। अभी तक परीक्षा चांदी कॉपर पर लटकल है और हम आपको लोहा तक ले आए हैं, इसके आगे एग्जाम नहीं जा सकता है दोस्तों। राज राणा जी कह रहे हैं रदरफोर्ड ने एयू का फॉइल लिया था क्योंकि मेलेबिलिटी ज्यादा होता है। वेरी गुड राणा जी, बस रदरफोर्ड का जो कारण राणा ने दिया है वही कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं। अगला मुद्दे देखिए। तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगले गुणों पर आइए। जो धातु है ना, धातुओं का रंग जो है वो सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। चांदी तो सब देखे होंगे, घरे घर पाया जाता है। तो जो धातु होते हैं ना, जितने भी धातु है ना, सबका कलर कैसा है? सफेद। एकमात्र धातु है सोना जो सफेद ना होकर पीला है, और कॉपर यानी कि तांबा जो कि सफेद ना होकर लाल है, सफेद ना होकर लाल है, रक्त जैसा लाल है। किसके समान? रक्त के समान लाल है। क्योंकि लाल में भी पता नहीं कितने तरह के लाल होते हैं, डीप लाल, हल्का लाल, मैरून लाल। तो आप तांबा को देखे है ना, तो तांबा का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो धातु जो है दोस्तों, पीबी या एचजी, एचजी को काट देना है। एचजी यानी कि पारा यानी कि मरकरी उष्मा के सर्वश्रेष्ठ चालकों में है, जबकि नोट में दे दिया है कि सीसा तथा पारा उष्मा के सबसे कम चालक है, जो गलत है। सीसा उष्मा का सबसे कम चालक है, पारा नहीं। तो धातु किस रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। एकमात्र धातु सोना है जो किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। और एकमात्र धातु तांबा है जो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ये सोना और तांबा को छोड़कर सब के सब धातु क्या होते हैं? सफेद। पूछ देगा सोडियम का रंग कैसा है? सफेद। एल्युमिनियम का रंग कैसा है? सफेद। आप कहिएगा घर में तो लोहा है, वो तो काला है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा लोहा तो काला है, वास्तव में लोहा है ही नहीं, वो स्टील है। स्टील शुद्ध अवस्था में लोहा की कोई उपयोगिता नहीं। जो शुद्ध लोहा है वो सफेद ही होता है, लेकिन शुद्ध लोहा कोई काम का नहीं है। इसीलिए लोहा में थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है? और कार्बन मिलाकर क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है, इस्पात। और हम लोहा का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? और इस्पात में कार्बन की मात्रा होने के कारण वो थोड़ा कालापन दिखता है, उजला दिखता
तो लोहा पर जिन्हीं को शक हो रहा है दोस्तों, शक हो रहा है, वो लोहा जो काला आपको दिख रहा है वास्तव में वो शुद्ध लोहा नहीं है, वे लोहे के मिश्र धातु इस्पात है। शुद्ध लोहा कोई काम का नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि शुद्ध लोहे बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, जिसके कारण उसमें अत्यधिक जंग लगता है। इसलिए लोहा को उपयोग में लाने से पहले इस्पात में बदलना पड़ता, इस्पात में बदलना पड़ता। सातवां है मेटेलिक, मेटेलिक लस्टर, धातुई चमक। जब धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है जी, एक क्वेश्चन आ रहा है कि बायोलॉजी में बताया था कि लोहा का रंग लाल होता है, लोहा के यौगिक का रंग लाल होता है, लोहा का नहीं, बस समझे कि नहीं समझे? लोहा के कंपाउंड का रंग लाल होता है, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। तब क्या कहिएगा कि लोहा हरा होता है? हम तत्व पढ़ रहे हैं और तत्व में धातु को पढ़ रहे हैं, इसलिए यौगिक के गुणों को कोई समानता इसमें मत लाइए। मंगल ग्रह का लाल रंग है लोहा का कारण, लोहा के ऑक्साइड के कारण, लोहा के ऑक्साइड कारण। अब आते हैं धातुओं के एक और महत्वपूर्ण गुण पर, और ये गुण है मेटेलिक लस्टर, धातुई चमक। धातु के सतह पर जब प्रकाश पड़ता है दोस्तों, धातु के सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह चमकते हैं, चमकते हैं। धातुओं के सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातुओं के सतह में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिस चमक का अधातुओं में अभाव होता है। कोयला चमकता है? नहीं, कोयला नहीं चमकता है, क्योंकि कोयला कार्बन है, कार्बन अधातु है। लेकिन वही सोना, एसटी, एल्युमिनियम चमकते हैं, प्रकाश पड़ता है तो चमकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल का उत्तर जानेंगे कि अगर धातुओं में, धातुओं के सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसके सतह चमकते हैं, आखिर क्यों चमकते हैं ये सतह? अधातुओं का सतह नहीं चमकते तो उसका कारण क्या है? कारण वही है फ्री इलेक्ट्रॉन, कारण वही है दोस्तों, जो धातु होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं? और जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश, आप जानते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा ही है। तो जब धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से उत्तेजित होते हैं, और उत्तेजित होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न तरह के विकिरणों को क्या करने लगता है? निकालने लगता है, जिसके कारण उत्पन्न होती है क्या? चमक। तो धातु के सतह में एक विशेष प्रकार का चमक धातुओं में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अधातुओं में यही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण उसके सतह में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर एक अपवाद है, और अपवाद है दोस्तों आयोडीन, और दूसरा अपवाद है ग्रेफाइट, जो वास्तव में क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट वास्तव में क्या है? कार्बन है। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही अधातु है, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है? अधातु है, और फिर भी इसके सतह चमकते हैं, धातु की तरह इनके सतह में चमक पाई जाती है। पेंसिल का नोक देखे होंगे, चमकता है, वो ग्रेफाइट का बना, ग्रेफाइट का बना। अब तो दर्पण की तरह, कभी कभी दर्पण की तरह चमकेगा ग्रेफाइट। तो दो अपवाद है, दो अपवाद है। कई सारे गुणों को पढ़े कि न पढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, अगले गुण पर आइए कि धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट, धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। धातु के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? उच्च होते हैं, उच्च। अब जानते हैं सल्फर को गरमाइएगा 116 डिग्री पर उबलने लगेगा, और लोहा को गरमाइएगा 1535 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलेगा। सल्फर अधातु है, सल्फर ठोस अधातु है, और ये 116 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल करके द्रव बन जाता है। वही लोहा को द्रव बनाने के लिए, पिघलाने के लिए 1535 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 1535। आखिर क्यों सल्फर इतना कम ताप पर पिघल जाता है, लोहा इतनी अधिक ताप पर पिघल जाता है? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सल्फर धातु नहीं है, जबकि लोहा धातु। धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, उच्च। लेकिन दोस्तों इसका अपवाद भी है, और अपवाद है कौन धातु? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। सोडियम का तो मात्र 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का तो मात्र 63 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि कमरे के ताप पर सीजियम द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधातुओं के तुलना में बहुत ज्यादा होता है, धातुओं के तुलना में बहुत ज्यादा होता है, धातुओं के तुलना में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो धातु में क्षार धातु है, कौन धातु? धातु में जो क्षार धातु है दोस्तों, क्षार धातु है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सोडियम को पिघलाइएगा, कितना पे पिघल जाएगा? 98 डिग्री। पोटेशियम तो मात्र 63 डिग्री, पोटेशियम तो मात्र 63 डिग्री, सीजियम तो मात्र 28 डिग्री। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना है कि कमरे में लाने से यह पिघल जाता है। बात समझ गए ना? एक और धातु है गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? और गैलियम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा धातु है जिसको हाथ पर लेने से पिघलने लगता है? गैलियम। वे कौन से धातु है जो हाथ पर लेने से पिघल जाता है? गैलियम। आप जानते हैं कि मानव के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, मानव के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, मानव के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट, तो आप गैलियम को हाथ पर लीजिएगा, गैलियम को कितना टेम्परेचर मिलेगा? 37 डिग्री। जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो वो क्या होगा? पिघलने लगेगा। और गैलियम को हम हाथ पर इसलिए ले सकते हैं कि ये मानव त्वचा के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सीजियम को हाथ पर लेंगे, सीधे हाथ का मांस निकाल के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि क्षारीय धातु हाईली रिएक्टिव। अब जानते हैं जी कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षार धातु बहुत ज्यादा विक्रियाशील होते हैं, तो हाथ पर लेने से सीजियम भी पिघलेगा, लेकिन इसको हाथ पर ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्षार धातु और क्षार धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और हमारा शरीर में 60% नमी है। आपके शरीर में क्या जो रिएक्शन कर रहा है? शरीर में 2/3 जल है। त्वचा पर रखिएगा, त्वचा में जल की मात्रा है, उसी से वो क्या करेगा?
और त्वचा को कर देगा इधर से उधर सीधे नीचे। इसीलिए गैलियम को हाथ पर ले सकते हैं, सीजियम को हाथ पर। बात समझे? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है कि पारा पारा धातु किस अवस्था में है? द्रव अवस्था। सीजियम द्रव अवस्था में नहीं है। सीजियम इसलिए द्रव अवस्था में है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम। अब सीजियम को 28 से कम टेम्परेचर पर रखिए, सीजियम ठोस बना रहेगा। लेकिन पारा द्रव है, 0 डिग्री पर भी क्या रहेगा? द्रव। 30 डिग्री पर द्रव, 100 डिग्री पर भी द्रव्य बना रहेगा। तो एकमात्र धातु कौन है जो द्रव अवस्था में है? सीजियम द्रव अवस्था में नहीं है। सीजियम कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। 28 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर रखिए, सीजियम ठोस बना रहेगा। गैलियम को 30 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर रखिए, गैलियम जो है ठोस बना रहेगा। बात समझे? कोई दिक्कत? हमें लगता है कि धातु के गुणों को, भौतिक गुणों को आप समझ चुके हैं, है कि ना? है। एक बार पुनः सुनिए। धातु जितने भी सब तत्व हैं, क्या है? यौगिक और मिश्रण नहीं है, सब के सब तत्व हैं, सब के सब तत्व। एक क्वेश्चन आया है कि हीरा अधातु है, फिर भी प्रकाश पड़ने पर यह चमकता है। चमकता नहीं है, हीरा चमकता नहीं है, हीरा झिलमिलाता है। बात समझे? और हीरा झिलमिलाता इसलिए है क्योंकि हीरा में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दैट्स ऑल। अब वैसे हर नियम में अपवाद तो है ही, एक आध अपवाद कहीं से लोटपोट होते रहते हैं। अपवाद के कारण तो धातु और अधातु पीरियोडिक टेबल में सीधी लाइन में अलग नहीं हुए, टेढ़ा मेढ़ा लाइन में अलग हुए। तो धातु ऐसे तत्व है जिसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होती है। धातु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धन आयन का निर्माण करते हैं। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, लेकिन सभी धातुओं की आघात वर्धनीयता और तन्यता एक समान नहीं होती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु जो है अधिकांश ठोस है, धातु अधिकांश ठोस है। एकमात्र धातु द्रव है वो है पारा। एकमात्र धातु जो द्रव है वो है पारा। ध्यान रखिएगा, सीजियम द्रव नहीं है। कम मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण सीजियम और गैलियम जैसे धातु कमरे के ताप पर द्रव में पाए जाते हैं। उसको मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर रखिएगा तो वो ठोस बना रहेगा। धातु के सतह पर चोट मारने पर वो विशेष प्रकार के ध्वनि को उत्पन्न करता है। धातुओं से घंटा बनाया जाता है जी, ठनक ठनक मारते हैं। एक विशेष प्रकार, धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। धातुओं के सतह में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु कठोर होते हैं, धातु ठोस अवस्था में होते हैं। क्लियर हो गया? भौतिक गुणों को एक बार पढ़िए। रास बिहारी कारा फिर से बताइए काहे हो? 5 नंबर पॉइंट को फिर से बताने के लिए बोल रहा है। 5 नंबर पॉइंट तो बहुत अच्छा से बताए। सीजियम का क्या उपयोग है? कोई उपयोगिता नहीं है ज्यादा। ब्रोमीन नॉन मेटल है, जितने भी हेलोजन है सब नॉन मेटल है, और ब्रोमीन हेलोजन है। प्रवीण रंजन, विकास कुमार, राज राणा, नायक, धीरज कुमार, जगतेश्वर कुमार, साजन कुमार, पवन कुमार, कुंदन कुमार, गुड्डू कुमार यादव। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को थोड़ा यहीं पर हमें देना पड़ेगा विराम। और हम धातु के केवल भौतिक गुणों की चर्चा किए हैं, रासायनिक गुणों की चर्चा। लिथियम तथा सीजियम के परमाणु त्रिज्या किसका अधिक होगा? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। सीजियम नीचे में तो सीजियम का ज्यादा होगा, लिथियम का कम होगा। बीपीएससी बैच का फीस कितना है? पहला सैलरी से भी बहुत कम। बीपीएससी नौकरी होने के बाद जो आपकी पहली सैलरी मिलेगी उससे भी बहुत कम रहेगा फी। फी के लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग न्यूनतम फी में पढ़ाने वाले लोग हैं। बात समझे कि नहीं समझे? सरकारी कॉलेज में जितना फीस लिया जाता है उसका चौथाई भी हम फीस नहीं लेते हैं। सरकारी कॉलेज का फीस बराबर प्रोफेसर और वीसी की सैलरी अब बटे विद्यार्थियों की संख्या से निकाले हैं। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए फीस को लेकर ज्यादा बहस करना ही नहीं है। आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लगता है कि लगता है? आपको क्या कभी लगा कि हम पढ़ाने के साथ बेईमानी कर लेते हैं? नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत फीस का व्यवस्था करना ही पड़ेगा दोस्तों। हाँ हाँ, धातु है। ग्रेफाइट में अपवाद यह है कि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन है, लेकिन 4 में 3 ही बंधित रहते हैं और एक फ्री रहता है। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। उसी तरह फास्फोरस का एक अपर रूप है ब्लैक फास्फोरस, वो भी अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में। क्या क्वेश्चन बनाइए? देखिए तो पहला क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड, पहला क्वेश्चन बन गया।